हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत का जो पहला चैप्टर था उत्तरवर्ती मुगल बादशाह, वह कंप्लीट हो चुका है और हम लोग का दूसरा चैप्टर है भारत में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा पुर्तगाली कंपनी के बारे में। पुर्तगाली कंपनी के बाद हम लोगों ने पढ़ा डच कंपनी के बारे में और डच कंपनी के बाद हम लोगों ने कल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानकारी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? डेनिश कंपनी के बारे में जानकारी। ठीक, अब हम लोग डेनिश कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, डेनिश कंपनी की स्थापना 1616 में हुआ था और पहली जो फैक्ट्री इसकी खुली वो 1620 में खुली टैंकोबर में। कहाँ खुली? टैंकोबर में, तंजौर। टैंकोबर कहाँ है? तंजौर। तंजौर कहाँ है? तो आप देखिएगा मालाबार तट पर है, सॉरी कोरोमंडल तट पर है तंजौर। और दूसरी फैक्ट्री जो खुली वो खुली बंगाल में श्रीरामपुर में, पश्चिम बंगाल में जगह है श्रीरामपुर, वहीं इसकी दूसरी फैक्ट्री खुली और यह खुला है 1617 AD में। लेकिन शीघ्र ही डेनिश कंपनी का इंटरेस्ट भारत में समाप्त हो गया, या उनको ये लग गया कि हम भारत में व्यापार नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने भारतीय व्यापार को, अपनी कंपनी को ब्रिटिश के हाथों 1845 ईस्वी में बेच दिया और यहाँ से वो इस कंपनी को बंद कर दिया। लेकिन भारत में डेनिश कंपनी ने अपना कारोबार बंद किया था। बदले में डेनिश कंपनी ने भारत का रास्ता बंद करके चीन की ओर अपना कदम बढ़ा दिया। चीन में डेनिश कंपनी ने अपना व्यापार शुरू कर दिया। भारत में तो सफल नहीं हुआ, लेकिन चीन में जाकर वह अपना काम शुरू कर दिया। यही है डेनिश कंपनी के बारे में। ज़्यादा इसके बारे में सूचना नहीं है डेनिश कंपनी के बारे में। डेनिश कंपनी 1616 में स्थापना हुआ था, डेनमार्क में हुआ था और 1620 में इसने पहली फैक्ट्री भारत में खोला टैंकोबर में, तंजौर में। दूसरी फैक्ट्री 1676 में श्रीरामपुर में खोला, बंगाल में। लेकिन इनको शीघ्र ही लग गया डेनिश को कि हम भारत में काम नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने 1845 में अपने संपूर्ण कारोबार को बेचकर भारत से चले गए। लेकिन चीन में उन्होंने अपना व्यापार जारी रखा, वहाँ उन्होंने सफलता प्राप्त किया। यही है डेनिश कंपनी के बारे में सूचना। डेनिश कंपनी के बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका, सबसे अंतिम में आए थे पुर्तगाली कंपनी, सॉरी फ्रांसीसी कंपनी। सबसे लास्ट में कौन आए हैं? फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई है 1664 AD में। ठीक, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 AD में हुई है। उस समय फ्रांस का जो शासक था वो लुई 14वां था। कौन था? लुई 14वां था। अब ये फ्रांसिस जो शासक है लुई 14वां, वह कहता था कि आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। तो समझिए कि कंपनी कितना उसके नियंत्रण में हुआ, कितना। चूंकि आई एम द स्टेट कहने का अर्थ, लुई 14वां वहाँ का जो शासक था वो कहता था कि आई एम द स्टेट, तो कहने का अर्थ कि कंपनी उसके काफ़ी नियंत्रण में होगा। तो जो फ्रांसीसी कंपनी है वो सरकारी नियंत्रण वाली कंपनी है, सरकारी नियंत्रण वाली कंपनी है। जैसे डच जो है पहली साझेदार कंपनी थी। ब्रिटिश कंपनी जो है वो एक, आप कह सकते हैं, संयुक्त पूंजी उद्यम वाली कंपनी थी, ज्वाइंट वेंचर वाली कंपनी थी। लेकिन ये जो कंपनी थी फ्रांसीसी कंपनी, ये सरकारी नियंत्रण की कंपनी थी और लुई 14वां उस समय उन्हीं के शासनकाल में कंपनी स्थापित हुआ था और मंत्री थे कोलवर्ट। उन्हीं के प्रयास से ये कंपनी स्थापित हुआ था। इस कंपनी पर सबसे ज़्यादा सरकारी नियंत्रण था। यही कारण था कि यह कंपनी भारत में ज़्यादा सफल नहीं हो सका। फ्रांसीसी कंपनी अपना पहला फैक्ट्री खोला है 1168 AD में। फ्रांसिस कैरो ने पहली फैक्ट्री आपको सूरत में खोला 1668 में और 1669 में गोलकुंडा के सुल्तान से इन लोगों ने मछलीपट्टनम बंदरगाह प्राप्त किया। सेकेंड पर फैक्ट्री जो है इनकी मछलीपट्टनम में खुला
1668 में फ्रांसिस कैरो ने सूरत में पहला फैक्ट्री फ्रांसीसी फैक्ट्री खोला और दूसरा फैक्ट्री मछलीपट्टनम में गोलकुंडा के सुल्तान से इन लोगों ने प्राप्त किया, मछलीपट्टनम बंदरगाह। और 1669 में 1672 में इन्होंने सेंट थोमे का किला बनाया। सेंट थोमे में अपनी मतलब थर्ड कॉलोनी यहाँ पर इन्होंने खोला था, सेंट थोमे में। 1673 में पुर्तगाली गवर्नर थे, उनका नाम था फ्रांसिस्को मार्टिन। क्या नाम था? फ्रांसिस्को मार्टिन। इन्होंने पांडिचेरी में जो है पहला पांडिचेरी को पुर्तगालियों का केंद्र बनाया और यहाँ पर पोर्ट लुई नाम का एक किला बनाया। पोर्ट लुई नाम का किला बनाया। 1673 में पुर्तगालियों ने एक मिनट, पुर्तगाली के बारे में हम लोग फ्रांसीसी के बारे में पढ़ रहे हैं। और फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई है 1664 AD में। यह एक सरकारी कंपनी थी। उस समय फ्रांस के शासक थे लुई 14वां, उन्हीं का मंत्री था कॉलवर्ट के प्रयास से यह फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी को एस्टाडो द इंडिया भी कहते हैं और यह एक सरकारी नियंत्रण वाली कंपनी थी। पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुआ, फ्रांसिस कैरो ने किया 1668 में। दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित हुआ 1669 में। गोलकुंडा के सुल्तान से फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम बंदरगाह प्राप्त किया और वहीं पर जो है अपना किला बनाया। सेकेंड 1672 में सेंट थोमे में इन्होंने अपना किला बनाया फ्रांसीसियों ने। और फ्रांसीसी ने अपना मुख्य हेड पांडिचेरी को बनाया, जहां फ्रांसिस्को मार्टिन ने पांडिचेरी को शेर खान लोदी से प्राप्त किया। पांडिचेरी पहले गांव था और शेर खान लोदी से फ्रांसिस्को मार्टिन ने इसे प्राप्त किया और यहाँ पर पांडिचेरी शहर बसाया और पोर्ट लुई नामक एक किला बनाया। ये दो चीज़ याद रखिएगा, ठीक। यह हो गया आपका पांडिचेरी के बारे में। 1721 में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस को जीता और 1725 में फ्रांसीसियों ने माहे को जीता। माहे जो है आपका मालाबार तट पर है। और 1739 में फ्रांसीसियों ने क्राइकल को जीता। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। पांडिचेरी फ्रांसीसी के नियंत्रण में था, लेकिन 1693 में पांडिचेरी में क्या हुआ कि डच को अंग्रेजों ने सपोर्ट किया और पांडिचेरी पर डचों ने कब्जा कर लिया। लेकिन 1697 में एक रिजविक की संधि हुई और रिजविक की संधि के बाद डच ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों को पुनः वापस कर दिया। लेकिन फिर शीघ्र ही इस पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया और ब्रिटिश नियंत्रण होने के कारण यह जो है पांडिचेरी फिर से ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया। लेकिन फ्रांसीसियों और ब्रिटिश के बीच 1814 में पेरिस की संधि हुई और फिर से पांडिचेरी फ्रांसीसियों को मिल गया। पांडिचेरी के बारे में समझिएगा, पांडिचेरी सबसे पहले पुर्तगालियों के नियंत्रण में था। पुर्तगाली के नियंत्रण के बाद वह डेंस कंपनी के नियंत्रण में आया। डेंस के बाद वह आप कह सकते हैं कि फ्रांसीसी के नियंत्रण में आया, लेकिन फिर ही अंग्रेजों ने डच को सपोर्ट किया और वह चला गया डच के पास और रिजविक की संधि हुई तो डच ने फिर से फ्रांसीसी को वो पांडिचेरी वापस कर दिया। लेकिन फिर से जो है अंग्रेज ने उस पर कब्जा कर लिया और 1814 में पेरिस की संधि के द्वारा फाइनली जो है पांडिचेरी जो है वह फ्रांसीसी को मिलता है, जहां ये 1954 तक फ्रांसीसी वहां बने रहते हैं। फ्रांसीसी एक ऐसा पांडिचेरी में फ्रांसीसी 1954 तक बने रहते हैं। और पांडिचेरी का जो देखिएगा राज्य जो है वह जो है मालाबार बंगाल की खाड़ी में भी है और अरब सागर में भी है। जैसे माहे अरब सागर में है, मालाबार तट पर है, लेकिन क्राइकल, यन्नम, माहे और पांडिचेरी ये तीन जो बस्ती है वह आपको बंगाल की खाड़ी में है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आज भी पांडिचेरी भारत का एक ऐसा राज्य है जिसके जो क्षेत्र है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ है। तीन जो है पांडिचेरी, क्राइकल और यन्नम, ये तीनों जो है आपको बंगाल की खाड़ी के तट पर हैं और माहे जो है मालाबार तट पर है।
यह थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर जो है इन लोगों ने, फ्रांसीसी ने बंगाल के गवर्नर थे शाइस्ता खां, और शाइस्ता खां से फ्रांसीसी ने चंदननगर का किला प्राप्त किया। तो यही है फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। लेकिन फ्रांसीसियों का भाग सितारा अंग्रेजों से टकरा रहा था दक्षिणी भारत में, और इस संघर्ष में जो है फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज जीत गए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ और 3 कर्नाटक युद्ध हुए, और इन तीनों कर्नाटक युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के एक निर्वात शक्ति के रूप में बने। यह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि भारत में जो है सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई, पुर्तगाली कंपनी के बाद डच कंपनी आई, डच कंपनी के बाद ब्रिटिश कंपनी आई, ब्रिटिश कंपनी के बाद डेंस कंपनी आई, और डेंस कंपनी के बाद सबसे लास्ट में फ्रांसीसी कंपनी आई। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट तक बने रहे, क्योंकि पुर्तगाली 1498 में ही आ गए थे, लेकिन गोवा में वह 1962-61 तक बने रहे। पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी कोचीन थी, लेकिन पुर्तगाली गवर्नर निनो डी कुन्हा ने 1530 में पुर्तगाली राज्य की राजधानी गोवा को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक, तो ये सब आपको मैं बता चुका हूँ। इनका जो सबसे महान पोर्ट था वो था पुर्तगालियों का आपका चटगांव, और चटगांव को पुर्तगाली ग्रैंड पोर्ट कहते थे, या हंतक चटतक भी कहते थे। पुर्तगाली चटगांव बंदरगाह को हंतक और चटतक भी कहते थे, ये याद रखिएगा, हंतक चटतक। पुर्तगाली चटगांव बंदरगाह को क्या कहते थे? ग्रैंड पोर्ट या हंतक चटतक भी कहते थे। तो थोड़ा सा ये सब ध्यान में रखिएगा। पुर्तगालियों को अंग्रेज ने जो पराजित किया वह एक था स्वाली का युद्ध। स्वाली कहाँ है? सूरत के पास है। 1611 एडी में क्या हुआ था, ये कल भी मैंने चर्चा किया था, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ। एक कैप्टन मिडल्टन थे, अंग्रेज थे, वो पहुँच गए सूरत बंदरगाह पर, सूरत के गवर्नर के पास, मुगल गवर्नर के पास, और उन्होंने कहा कि सूरत में हमको फैक्ट्री स्थापित करने दो। लेकिन पुर्तगाली काफ़ी विरोध कर रहे थे, लेकिन उसी समय अंग्रेज जो सेना नायक था थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली के मैदान में हरा दिया, और जहांगीर काफ़ी खुश हुआ। तो फिर 1613 एडी में सूरत में जो है इन्हें फैक्ट्री बनाने का, अंग्रेज़ों को पहली अस्थायी फैक्ट्री बनाने का अनुमति मिल गया, और पहली अस्थायी फैक्ट्री मछलीपट्टनम थी। उसके बाद जो 1615 में आए थे जेम्स प्रथम, जो ब्रिटेन के महाराजा थे, उनके राजदूत थे बनकर आए सर टॉमस रो, और सर टॉमस रो आए 1615 में सूरत पहुँचे, और 1616 से लेके 1618 तक वो रहे थे मुग़ल दरबार में, और मुग़ल दरबार से जहांगीर का शासन था। और उन्होंने सूरत के अतिरिक्त जो है और भी क्षेत्रों का व्यापारिक कंपनी खोलने की बात की। तो आगरा, भरूच, अहमदाबाद, इन सब क्षेत्रों में जो है अंग्रेजी फैक्ट्री खुलना शुरू हो गया। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हो रहा होगा। मैंने कल एक बताया था कलकत्ता शहर की स्थापना, और कलकत्ता शहर की स्थापना का श्रेय हमने कहा था कि जॉब चार्नॉक को दिया था, याद होगा ना? जॉब चार्नॉक जो था काशी मजार फैक्ट्री का प्रमुख था, और इसने क्या किया कि हुगली के जगह पर सूतानाती जो आधुनिक कलकत्ता का आप कह सकते हैं कि नींव था, अगस्त 1690 में रखा था, 24 अगस्त 1690 में। लेकिन पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो डेट है 24 अगस्त 1690 जो जॉब चार्नॉक को क्रेडिट देता है कि कलकत्ता शहर का संस्थापक था, ये गलत है। कलकत्ता शहर उसके पहले से है। ये पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का ये निर्णय है। यह मैं इसलिए बता रहा था कि ये ध्यान में होना चाहिए। फिर देखिए, पहले मद्रास शहर था। मद्रास का नाम जो है चेन्नई जो है, अब आजकल चेन्नई बोला जाता है, 1996 में कर दिया गया। दो चीज़ याद रखिएगा, डच ने
पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था 1632 में, यह कन्फर्म है, ठीक। और कोई इसमें डच ने पटना में पहली फैक्ट्री 1632 में ही खोला और 1632 में ही बंद कर दिया। सभी यूरोपीय कंपनी, चाहे वो पुर्तगाली कंपनी हो या ब्रिटिश कंपनी हो या डच कंपनी हो या फ्रांसीसी कंपनी हो, फ्रांसीसी कंपनी की बात तो छोड़ दीजिए, पुर्तगाली, डच और ब्रिटेन, ये तीनों कंपनियों का इंटरेस्ट बिहार में सिर्फ इसलिए था कि बिहार में दो चीज़ बहुत अवेलेबल था, अफीम और सोरा। अब बिहार में कौन सा चीज़ अवेलेबल था जो यूरोपीय कंपनी को आकर्षित करता था? तो अफीम और सोरा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ था जो बिहार में उपलब्ध था और इसके लिए यूरोपीय कंपनी बिहार पर शासन करना चाहते थे, अफीम और सोरा। इसलिए पटना को उन्होंने, चाहे डच हो या अंग्रेज हो, इन लोगों ने अपना केंद्र बनाया। एक थे, देखिए, बंबई का संस्थापक थे गिराल डांगियार, ठीक, गिराल डांगियार थे। बंबई शहर का संस्थापक गिराल डांगियार थे। और बंबई जो शहर बसा है उस सालसेत द्वीप पर बसा है। कौन द्वीप पर बसा है? सालसेत द्वीप पर बसा है। इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि बंबई किस द्वीप पर बसा है, तो ये सालसेत द्वीप पर बसा है और गिराल डांगियार संस्थापक थे। गिराल डांगियार के बाद आए थे बंगाल के गवर्नर बने सर जॉन चाइल्ड, ठीक, सर जॉन चाइल्ड बने थे। और सर जॉन चाइल्ड ने क्या किया कि 16 मुगल जो जहाज़ थे उसको मक्का जाने से रोक रहे थे अरब सागर में। तो फिर औरंगजेब काफ़ी गुस्साया था 1688 में और कड़ी कार्रवाई सर जॉन चाइल्ड के खिलाफ किया था, जो बंगाल के गवर्नर थे। फिर सर जॉन चाइल्ड ने माफ़ी मांग लिया। उसी प्रकार जिस प्रकार हुगली में 1686 में जब औरंगजेब ने कड़ी कार्रवाई की तो इन लोगों ने मांगा था, उसी प्रकार फिर माफ़ कर दिया। लेकिन यह सब गलती था, इन लोगों ने चापलूसी का उपयोग किया जो ब्रिटिश मुगल शासक समझ नहीं सके। मेरे ख्याल से यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं हो रहा होगा। एक लॉर्ड मैकाले थे, पढ़ाएंगे लॉर्ड मैकाले के बारे में, लेकिन अभी इतना ही जानिए कि लॉर्ड मैकाले का कहना था कि कंपनी जो है, एक स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, कंपनी एक असंगति है। लेकिन यहाँ भारत में हर कुछ असंगत है, इसलिए यह जो है कंपनी जो स्थापित हुआ है यह एक असंगति जरूर है, लेकिन इतने असंगति भरा वातावरण है जिसमें कंपनी का रहना जायज़ है। ये लॉर्ड मैकाले का स्टेटमेंट है जो हो सकता है कि परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाए, इसको भी ध्यान में रखेंगे। मैंने कल एक चीज़ कहा था आपसे जो याद होगा, फर्रुखसियर जो है 1717 में फरमान देता है, जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ओम्स ने मैग्ना कार्टा कहा था। उसमें ख्वाजा सरदेई थे, नामजाद जो आर्मेनिया दुभाषिया था, ख्वाजा सरदेई। डॉक्टर थे हैमिल्टन, जो सुरमन की अध्यक्षता में फर्रुखसियर के दरबार में जो प्रतिनिधिमंडल आया था उसमें हैमिल्टन डॉक्टर थे और स्टीवेंसन थे, और जो द्विभाषिया थे वो ख्वाजा सरदेई थे। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ख्वाजा सरदेई द्विभाषिया थे, आर्मेनियन, हैमिल्टन थे और स्टीवेंसन थे। मेरे ख्याल से अब जो, हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, ये जो फैक्ट्री, जो यूरोपीय कंपनी ने भारत में फैक्ट्री का स्थापना किया, तो इस फैक्ट्री का अर्थ जो है उत्पादन केंद्र नहीं था, इसको स्पष्ट समझ लीजिएगा। ये फैक्ट्री किसी भी तरह से उत्पादन केंद्र नहीं था। ये फैक्ट्री जो है अंग्रेजी शब्द फैक्ट्रस से बना है, अंग्रेजी शब्द फैक्ट्रस से बना है, जिसका अर्थ होता है कंपनियों के अधिकारी से होता है। फैक्ट्रस का अर्थ क्या हुआ? कंपनी के अधिकारी से। ये वे क्षेत्र होते थे जहां अधिकारी का घर होता था, उन्हीं का ऑफिस होता था, जहां से वो क्रय विक्रय करते थे, और ये किलाबंद होता था। ये जो फैक्ट्री होता था, यूरोपीय फैक्ट्री था, ये अंग्रेजी शब्द फैक्ट्रस से बना है, जिसका अर्थ हुआ कंपनियों के अधिकारियों से हुआ।
तो ये वह स्थल था जहाँ उत्पादन नहीं होता था, वहाँ खरीद बिक्री का काम होता था। वो घेराबंदी कर दिया जाता था, उसमें गोदाम भी होता था और अधिकारी और कर्मचारी के निवास स्थान होते थे। फैक्ट्री में यही था, उत्पादन केंद्र वह नहीं था। एक बात और याद रखिएगा, पुर्तगालियों का देन मैंने बहुत पढ़ाया है, लेकिन पुर्तगाली का एक इम्पॉर्टेंट देन जो मैं बताना भूल गया था वह यह था कि जापान के साथ भारत का जो व्यापार शुरू हुआ वो पुर्तगालियों की ही देन है। बात को समझिएगा, पुर्तगाली का जो एक इम्पॉर्टेंट देन है कि जापान के साथ जो भारत का व्यापार शुरू हुआ वह पुर्तगालियों की ही देन है। तो यही सब है आपका कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं चाह रहा था कि आपको बता दूं। अब जो है एक ही यूरोपीय कंपनी में बचा हुआ है कर्नाटक युद्ध, तो कल वो कर्नाटक युद्ध मैं बता दूंगा कि किस प्रकार ब्रिटिश और फ्रांस जो है दक्षिण भारत में लड़े और अंतिम में ब्रिटिश शक्ति विजित हुआ और भारत पर अगले 200 सालों तक शासन करता रहा। यह सब मैं कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो में काफ़ी गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है, इसको बहुत ही अप टू डेट भी किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि पहले मद्रास जो है उसका नाम कब चेन्नई किया गया, तो 1996 AD में किया गया। या अब जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ने, या पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कलकत्ता शहर की न्यूज़ 24 अगस्त 1690 को जॉर्ज चार्लक ने नहीं, उससे पहले से भी था। तो ये सभी मैं क्लियर साथ साथ आपको कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।